हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। आज हम करेंगे नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13। जी हाँ, हमने इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसमें हम कुल 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और हम आपको बता दीजिए, जो प्रैक्टिस सेट है कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच में अगर कोई डाले हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिएगा। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि किसने किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो जो किसने कहा है तो वो कहे हैं मोर्ले ने। क्या कहे हैं कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि किस शिलाराजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो वो जो शिलालेख है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बात हम कलिंग के युद्ध की करें तो कलिंग का जो युद्ध था कब हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो सम्राट अशोक और नंद वंश के बीच में हुआ था। और हम आपको बता दें कि जो सम्राट अशोक हैं, ये युद्ध का जो नरसंहार हुआ था उसे देखकर इन्होंने युद्ध हमेशा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक सीधा सीधा सवाल ये बन के आता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वो था कलिंग का युद्ध 1961 में जो हुआ था। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। तो हम बता दें ये जो कथन है ये है हमारे महात्मा गांधी जी का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर इसका बी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें इनके और जो नारे हैं तो वो है, एक है करो या मरो का, बहुत ही फेमस है। ये कब दिए थे, तो दिए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। ऑप्शन दिया है जोधा भाई महल, पंचमहल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा सॉरी। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इबादत खाना। अगर बात हम इबादत खाने की स्थापना करें तो वो हुई थी 1575 में। कब हुई थी, 1575 में हुई थी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है। ये दिया है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या गुरु हरिगोविंद। जो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुरु अंगद। अगर बात हम गुरु अंगद की करें तो इन्होंने एक लिपि का आविष्कार, मतलब लिपि इनकी एक थी, वो थी गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद जी की देन है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए जो अगला सवाल हमारा कहता है कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। हम बता दें जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, तो जो सर्वमान मत है वो है मध्य एशिया। जो आर्य थे वो आए थे मध्य एशिया से, और आने के बाद सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो वो बसे थे सप्त सिंधु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सप्त सिंधु। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, देखिए ये सवाल कहता है कि 1957 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने की थी विश्वासघात, किसने किया था। तो हम बता दीजिए जो सवाल है वैसे तो ये कंसेप्चुअल सवाल है। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीर जाफ़र जो है इनका सेनापति था। और इसने मतलब जो प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के साथ, उसमें ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और इस तरह से ये युद्ध में हरा दिया था किसे, सिराजुद्दौला को। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता 8 नंबर सवाल होगा वो होगा, देखिए 8 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। जो राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जाता है 21 जून को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, यह इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी आ सकता है। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जो हम बता दें, जो चिपको आंदोलन है वो वृक्षों की कटाई के विरोध में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब ए हो जाएगा, यानी कि वृक्ष से संबंधित है। अगर बात करें चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और कब की थी, तो इसकी शुरुआत की थी 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ये भी आप याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि क्यूबक किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? हम बता दें, जो क्यूबक एक उपनाम है, इसे चीनी कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, जब आप एक दो मतलब जब आपको कुछ क्वेश्चन याद होने लगते हैं तो उसी से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो तो अपने आप बन जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि राष्ट्रमंडल 2022, सॉरी फिर से पढ़ रहे हैं सवाल, 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बर्मिंघम जो है ये करेगा। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसकी मेज़बानी करेगा। जो अगला सवाल हमारा कहता है, देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें किसी भी शिफ्ट में मतलब जो यूएनओ है उससे सवाल पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एग्ज़ाम हर शिफ्ट में पूछे जाएं, लेकिन उस सवाल में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो सवाल कह रहा है कि यूएनओ का प्रथम महासचिव कौन था, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सवाल था ये अभी एनटीपीसी जो चालू है उसमें ये सवाल पूछा गया था। देखिए, तो इसके जो महासचिव थे प्रथम, वे थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिगवेली। अगर इनके किस देश से थे, तो ये थे नॉर्वे से। किस देश से थे? नॉर्वे से। चलिए, अगर यहाँ पर यूएनओ आया तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर बात इसके देश की करें, सदस्य देश कितने हैं, तो इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं इस समय 1993। और 1993वां देश कौन सा है, तो आप कहोगे वो है दक्षिण सूडान। कौन सा है? तो दक्षिण सूडान है, याद रखिएगा आप। इसका सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब डी हो जाएगा। अगर बात वर्तमान में करें तो कौन है? वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस। कौन है? तो है एंटोनियो गुटारेस करके हैं। तो आप उनको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका जो 13 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 जून 2005 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, जो हमारा अगला सवाल कहता है कि कान्हा नेशनल पार्क, देखिए हाँ, नेशनल पार्क से भी सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, मतलब रट लीजिएगा। तो अगला सवाल जो कहता है नेशनल पार्क जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? हम आपको बता दें, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो है कहाँ, तो वो है एमपी में। कान्हा नेशनल पार्क और कान्हा टाइगर रिजर्व ये दोनों एमपी में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है कि भारत के किस राज्य में घरों में वर्षा का जल संचय करना अनिवार्य है? ये दिया हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने ये नियम बनाया है कि जो वर्षा का जल होगा उससे वेस्ट नहीं करना, उसे अपने घरों में संचित करना है। ये एक बहुत ही बड़ी पहल है, शायद मुझे लगता है इसे पूरे देश में ऐसा लागू करना चाहिए। चलिए, अगला सवाल जो कहता है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसके जो ऑप्शन है कैनिन, डलहौजी, रिपन या एल्गिन। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो लॉर्ड कैनिन थे भारत के वायसराय थे, उन्हीं के कार्यकाल में इसका आरंभ हुआ था। चलिए, अगला सवाल जो हमारा कहता है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी सी कह रहे हैं, ए हो जाएगा। चलिए, जो हमारा अगला सवाल कह रहा है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ऑप्शन दिया है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो जो हमारा 17 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो जहांगीर था उसकी पत्नी थी नूरजहां। जहांगीर था उसकी पत्नी थी नूरजहां, और नूरजहां का लड़का था कौन? शाहजहां। कौन? शाहजहां। और बात हम शाहजहां की करें तो शाहजहां का लड़का था कौन? औरंगजेब। कौन था?
औरंगजेब था। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, अकबर का लड़का था जहांगीर, चल नहीं रहा पेन। अकबर का लड़का था जहांगीर, और जहांगीर का लड़का था शाहजहां, और शाहजहां का लड़का था कौन? औरंगजेब। तो ये इनका क्रम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये सवाल अधूरा है, मुझे लगता है ये सवाल ऐसे पूछा जाना चाहिए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1191 में। कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था? वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192। प्रथम हुआ था 1191, द्वितीय हुआ था 1192, 91 है यहाँ पे। तो 1191 और 92 हुआ था, दोनों लगातार हुए थे। अगला सवाल जो हमारा कहता है, किस वंश के शासन में शासन काल में चीन की जो ग्रेट दीवार है उसका निर्माण किया गया था? मतलब चीन की जो दीवार है उसका निर्माण किस शासक के कार्यकाल में किया गया था? कहने का मतलब ये है, तो वो शासक था जो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन जो है उसके शासनकाल में चीन के दीवार का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आपको सबको पता होना चाहिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 में आरंभ हुआ था, और ख़त्म कब हुआ था? 1945 में। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो वो चालू हुआ था 1914 में। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, 21 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो ये हम आपको बता दें, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात मौलिक अधिकार की करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। अगर बात करें वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर बात करें मौलिक अधिकार संविधान के किस मतलब किस भाग में है, तो वो भाग है तीसरा। किस भाग में है? तीसरे भाग में है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर तो ए हो जाएगा, लेकिन ये इनके अदर फैक्ट हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है, मतलब ये कौन सा अधिकार में दिया गया है? तो हम बता दें, ये जो अधिकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये दिया गया है कि जो बंधुआ मजदूरी है उस पर रोक लगाया जाए। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है, आप काम तो करा लेते हैं लेकिन उसका उचित मजदूरी नहीं देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो जो लोकसभा सचिवालय है वो सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। यानी कि जो 23 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा लोकसभा के नियंत्रण में रहता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा में चुने गए सदस्यों से ही एक लोग चुना जाता है। हम बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा जो है वो संसद का निम्न सदन कहते हैं इसे, निम्न सदन कहते हैं। अगर बात करें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है समानतः, सदस्यों का नहीं होता, लोकसभा कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है। अगर बात हम करें इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु की, तो वो होती है 25 वर्ष। अगर राज्यसभा की बात करें तो वो होती है 30 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनने की बात करें तो वो होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो हम आपको बता दें, जो राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1910 में हुआ था। और चलिए तब भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला सवाल जो हमारा कहता है ये है, अगला सवाल हमारा जो कहता है, काजीरंगा उद्यान किस विलुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक स्थान है? तो हम जो इसके ऑप्शन है, हिम तेंदुआ, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई शेर या दलदली हिरण। जो 25 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है और ये मात्र इकलौता है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। अगर बात हम एशियाई शेर की करें तो पूरे एशिया में सिर्फ भारत के गिर गिर के जो वन हैं, मतलब जंगल हैं, वहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये कहाँ है, आप मैप में देखते होंगे जब ऐसे हम बनाते हैं मैप, तो गुजरात वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे गिर वन है और यहीं पे पाए जाते हैं एशियाई शेर, तो याद रखिएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं क्या, तो यहाँ से साइंस शुरू कर रहे हैं। जो अगला सवाल कहता है, विद्युत केंद्र में उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। ये दिया है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हीलियम। जो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CO2 सल्फर, वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, चुंबकीय प्रवाह की यूनिट क्या है, मात्रक पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिया वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर की पावर 4, वेबर या वेबर प्रति मीटर। जो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चुंबकीय प्रभाव की जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, अगला सवाल कहता है डीएनए में गुआनिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है। तो हम आपको बता दें, जो इनके बीच हाइड्रोजन बंध होते हैं वो होते हैं 3 होती हैं, हाइड्रोजन बंधों की संख्या 3 होती है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। तो आपको पता होगा, जो दांतों के क्षय को रोकने के लिए जो टूथपेस्ट में मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, तो वो मिलाया जाता है फ्लोराइड। क्या मिलाया जाता है, तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। तो 29 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है। तो वो है कौन सा रंग, तो वो है लाल रंग, यानी कि रेड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड। अगला सवाल हमारा कहता है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ये दिया है संचरण, अपघर्षण, अपरदन या निष्प्रभावन। तो इसका जो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संचारण। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। हम आपको बता दें, इसके ऑप्शन जो है पादप, प्लावक पुंज, हरे जंगल, घास के मैदान या रेगिस्तान। जो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पादप प्लावक पुंज होते हैं। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछ रहा है। तो जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलांकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलांकर जी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात या केरल। जो 34 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी आती है। ऑप्शन दिया पराबैंगनी, अनवरक्त, दृश्य या एक्सरे। जो हमारा 35 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी श्रेणी। क्या हो जाएगा, पराबैंगनी श्रेणी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल जो हमारा, चलिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण आ जाती है। प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश के अपवर्तन। जो हमारा 36 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। ऑप्शन दिया है शुक्र, बुध, पृथ्वी या बृहस्पति। शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति। जो 37 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो शुक्र है वो घनत्व और आकार में पृथ्वी के समान है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना होती है। यह दिया है ल्यूकेमिया, साइटोसिलिकोसिस, अस्थिमज्जा रोग या एस्बेस्टोसिस। जो इसका सही जवाब 38 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
सिलिकोसिस का रोग होने की संभावना होती है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज है। ये दिया है स्फेलेराइट, हैलेराइट, टाल्क या सिल्वाइट। जो 39 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइलाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल जो हमारा कहता है कि ट्रांजिस्टर का वह कौन सा ऊर्जा है जिसमें बड़ी संख्या में अधिकांश वाहक उत्पन्न करने के लिए भारी मात्रा में लेपित किया जाता है। तो मतलब जो इसके ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं उत्सर्जक, द्वार, संचालक या आधार तल। जो 40 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्सर्जक। इसका सही जवाब हो जाएगा इमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ से हमारा मैच चालू हो रहा है और सवाल कहता है वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या थी। हम आपको बता दें जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो ए स्क्वायर होता है और ये किसका स्क्वायर है 1040। तो आप कहोगे जो 1040 है वो है 32 का स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, अगला सवाल जो कहता है देखिए अगला सवाल जो कहता है कि एक 450 मीटर लंबी ट्रेन जो है 22.5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, किलोमीटर में बताना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी हमने कोई सवाल छोड़ दिया है का, शायद हमने एक सवाल छोड़ दिया है। चलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन मैं करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। देखिए ये सवाल क्या कहता है कि x का मान ज्ञात करो यदि x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 28 हो। तो इसको कुछ नहीं करना, x स्क्वायर बराबर जब 12 है इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और -28 से 12 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा और इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे तो आ जाएगा इधर, तो x निकल आएगा, इधर +-4 निकल आएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हो जाता है कभी कभी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, जी हाँ अगला सवाल ये रहा और अगला सवाल कहता है कि 450 मीटर लंबी एक ट्रेन 22.5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो इसकी रफ्तार क्या होगी। चलिए हम अगर इसे करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी जो दी है वो दी है 450, कितनी दी है, तो आप कहोगे 450 दी है। सॉरी पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। जो दूरी दी गई है वो दी गई है 450, कितनी दी गई है, तो आप कहोगे 450। अब दूरी बटे समय होता है तो समय दिया गया है 22.5 सेकेंड। अब ये सेकेंड में है और हमें किलोमीटर घंटे में बनाना है, तो हम कर देते हैं इसमें 18/5 से गुणा। अब 18/5 से गुणा करने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन आंसर जो आएगा वो आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात कहने वाला हूँ कि अगर आपको मतलब ये जो करा रहा हूँ मैथ के क्वेश्चंस ना समझ में आ रहे हो या मैं ना समझा पा रहा हूँ, भाई हो सकता है ऐसा भी, तो इसके लिए आप 8303763007 पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं इसके सलूशन की PDF आपको दे दूंगा। तो आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आ रहा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो आप मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको इसके सलूशन की PDF दे दूंगा, पूरा डिटेल में सलूशन है। चलिए जो हमारा 44 नंबर सवाल कहता है, देखिए कह रहा है किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 है तो वह संख्या क्या होगी। अगर संख्या मान लिए हम x से थी, चलिए संख्या x से थी और x का 60% का मतलब होता परसेंट हटेगा तो 100 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे सॉरी। अगर का मतलब होता है गुणा और 35% है, अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे और बराबर ये किसके बराबर है, तो 10.5 के बराबर है। चलिए अगर यहाँ से हम इसको हटा दें, थोड़ा इसे हम यहाँ रख दे, यहाँ कर देते हैं, इसको हटा दें, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 का गुणा कर देते हैं और ये 0 से ये 0 कटा
और 35 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 3 बार में। कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 3 बार में कटेगा। और 3 से जब हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में। कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेंगे। और 20 से जब 20 से हम 100 को काटेंगे तो कट जाएगा 5 बार में। और जब हम 5 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा जो संख्या थी वो थी कितनी, तो वो थी 50। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 12 गुना है तथा मासा और लासा का योग जो है 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे सवाल हम कैसे करेंगे, तो देखिए दूसरी संख्या में हमसे पूछ रहा है, तो चलिए ये मान लिए हमारे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, ये सूत्र होता है। तो चलिए लासा कितना दिया है, मान लीजिए 12 दिया है, और गुणे लासा कितना है, तो वो दिया है, सॉरी एक मिनट करा रहा है। देखिए पहले हम इसका वो निकालेंगे, इसके पहले लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। जब एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा तो एक फार्मूला लगाएंगे, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको करके मतलब ये फार्मूले में लासा और मासा का मान रख के पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 93, उसका मान रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 124, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सवाल थोड़ा बड़ा है, करने में टाइम लगेगा और स्क्रीन भी छोटी है, हमारे पास टाइम भी कम है। चलिए तो दिक्कत लेने की बात नहीं, आप कर लीजिएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको इसका दे दूंगा वो। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से है सवाल, कह रहा है क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 5:6 है तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए सीपी जो दिया है, सीपी बटे एसपी का अनुपात दिया है, सीपी दिया है 5, एसपी दिया है 6। मान लीजिए कोई कलम थी 5 रुपए में खरीद के हम 6 रुपए में बेचे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 1 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ परसेंट का फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ तो 1 है और क्रय मूल्य हमारा 5 है, और गुणे हम 100 करेंगे, जी हाँ 100 करेंगे, तब 5 से जब 100 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 20 में। और जब 20 का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 20। तो इस तरह से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20। देखिए अगला सवाल कहता है कि ए बराबर दिया है 2 3 4 5 6 और बी बराबर दिया है 4 6 8 10, तो हमें ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो कॉमन है सिर्फ उनको ले लेना है, मतलब कॉमन जो है उनको लेना है और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेना है, मतलब कोई 2 बार नहीं लेना है। तो इस तरह से जब हम इसे करेंगे तो जो हमारा सही जवाब आएगा वो आ जाएगा सी। देखिए इसमें जो सी है, सी में है, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है तो एक 4 इसमें ले लिए, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है और यहाँ पर भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है तो इन दोनों में से एक 6 यहाँ पे ले लीजिएगा, 8 और 10 तो वैसे लिख लिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो हमारा कहता है संख्या जो दी है 142.9605 में 4 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जब इनका स्थानीय मान निकालेंगे तो वो आएगा 39.04, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि यदि 5 PQ, 20 PR और 25 RP का मासा प क्या होगा, ये निकालना, हमें मासा निकालना है। तो जो इनका मासा हम निकालेंगे, देखिए यहाँ 15 दिया है तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 5 गुणे P गुणे Q, साथ में ये भी लिखेंगे। और 20 को क्या लिखेंगे, 20 को हम लिखेंगे 4 गुणे 5 गुणे P गुणे R। अब 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे P इंटू R। अब आपको पता होना चाहिए जब हम क्या निकालते हैं, जब हम मासा निकालते हैं तो जो तीनों में कॉमन होती है उसी को हम मासा लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 5 P तीनों में कॉमन है, तो इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5
पी आ जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, अगला सवाल कहता है, देखिए दो दिया है, अब उसमें दो दिया, दो ब्रैकेट में 3x माइनस 11 लेस देन 5, तो x और इस x n, जहाँ n का प्राकृतिक संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो 50 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। देखिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर ना अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन है। अगर आप डिसलाइक करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप इसमें कमेंट में बता दीजिएगा कि इसमें क्या कमी है। अगर आप कमी बता देंगे तो मैं निश्चित रूप से जो अगली वीडियो होगी उसमें ये कमी दूर करूंगा और अच्छी और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।